क्लास सेकेंड ईयर हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट सेकेंड फिजिक्स ऑप्टिक्स। प्रकाश की या लाइट प्रकाश, इसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, परावर्तन अपवर्तन के नियम। अब इसमें हम शुरू करेंगे रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज। हम शुरू करेंगे इसमें, लिखेंगे रिवर्सिबिलिटी रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट RAYS। प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता। आज हम लोग प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ पे हम दो माध्यम बनाएंगे, एक विरल माध्यम, एक सघन माध्यम। सपोज करिए यहाँ से ऐसे लाइन खींच दे रहे हैं, यह आपका विरल माध्यम, ऊपर विरल माध्यम है, नीचे सघन माध्यम। विरल माध्यम को हम 1 और सघन माध्यम को हम 2 इस तरीके से ले रहे हैं। यहाँ पे कोई प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, यह आपकी किरण, यहाँ पे हम अभिलंब खींच दे रहे हैं, अभिलंब है। यह आपतित किरण और अभिलंब, यहाँ पे हम यह जन है, आपका यन डैश है। अभिलंब के बीच और आपतित किरण के बीच का जो आपतन कोण है, आपतन कोण को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे यह अपवर्तन कोण आपका R है। ऊपर विरल माध्यम, नीचे सघन माध्यम को इस तरीके से हम बना देते हैं। इस तरीके से कोई भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है, जिसका फिगर दिखाया गया है। तो पहले माध्यम विरल माध्यम को हम पहला माध्यम माने हैं और दूसरे माध्यम सघन माध्यम को हम दूसरा माध्यम माने हैं। तो पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक हम लिखेंगे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को यन से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल n से। इसको संकेत के रूप में ऐसे लिखेंगे 1n2। पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक 1n2 हो गया। 1n2 sin I अपॉन sin R। यह कैसे? स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से हम आपको बता चुके हैं। पहले माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होता है 1n2 sin I अपॉन sin R होता है, समीकरण नंबर 1 हो। इसी तरीके से इसी प्रकार दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अगर हमको अपवर्तनांक लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे 2n1 इजिकल टू दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक को 2n1 लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे sin R अपॉन sin I। यह समीकरण नंबर 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे? समीकरण नंबर 1
और समीकरण नंबर 2 को आपस में गुणा करेंगे। लिखेंगे समीकरण नंबर 1 का समीकरण नंबर 1 तथा 2 को आपस में गुणा करने पर समीकरण नंबर 1 तथा 2 को आपस में हम गुणा कर देंगे। तो गुणा करेंगे बाएं पक्ष को का गुणा बाएं पक्ष और दाएं पक्ष का गुणा दाएं में। ऐसे लिखेंगे 1n2 गुणे 2n1 इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे साइन i अपॉन साइन r गुणे साइन r अपॉन साइन i। साइन i से साइन i, साइन r से साइन r कर दिया। 1n2 गुणे 2n1 इज इक्वल टू 1। यह हमारा सूत्र हो गया। अगर कोई भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही हो तो उसके लिए यह सूत्र हो गया 1n2 गुणे 2n1। इस तरीके से लिखा जा सकता है। या इसको लिखा जा सकता है 1n2 इज इक्वल टू 1/2। क्वेश्चन था वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 है। तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम प्रश्न के अनुसार लिखेंगे प्रश्नानुसार दे रहा है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष पहले जल का अपवर्तनांक लिखेंगे। वायु को हम लोग AN/W, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया है 4/3 लिख दिया गया। तथा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष ANG ये बराबर दिया हुआ है 3/2 दिया हुआ है। तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। कांच के सापेक्ष GN/W हमें ये ज्ञात करना है। हमने प्रश्न के अनुसार जो दिया हुआ है उसको हमने लिख लिया। अब हम यहाँ पे हमें फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे हम किन्हीं 3 माध्यमों के सापेक्ष अपवर्तनांक के लिए सिंपल फार्मूला लिखेंगे। हम बना लेते हैं A वायु फिर कांच और जल। 3 माध्यम हम बना लिए, वायु बना लिए, फिर कांच बना लिए, फिर जल बना लिए। इन तीनों माध्यमों के सापेक्ष अपवर्तनांक के लिए हम फार्मूला लिखेंगे। ऐसे लिखेंगे ANG वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक गुणे GN/W गुणे WN/A 1 हो गया। ये तीनों माध्यमों के सापेक्ष अपवर्तनांक के लिए सूत्र हमने लिख लिया। अब इसमें हम देखेंगे हमारे क्वेश्चन में प्रश्न के अनुसार क्या क्या दिया हुआ है। देखिए दिया है ANG दिया हुआ है। ANG के जगह पे हम लिख देंगे 3/2। 3/2 हमने लिख दिया। ANG के जगह पर ANG के जगह पे 3/2। GN/W हमें निकालना है। GN/W हमें निकालना है। और दिया है AN/W दिया है, जबकि यहाँ पे WNA है। तो यहाँ से जब इसको हम यहाँ करेंगे तो यह हो जाएगा AN/W
ए एन डब्ल्यू बराबर हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे जब ए एन डब्ल्यू लिखेंगे तो यह हो जाएगा 1/ए एन डब्ल्यू हो जाएगा बराबर 1। इस तरीके से लिखेंगे। अब ए एन डब्ल्यू का मान 4/3 है, ये मान हम रख देंगे 4/3 लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 3/2 गुणे जी एन डब्ल्यू 1/4/3 बराबर 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा 3/2 गुणे जी एन डब्ल्यू गुणे 3/4 बराबर 1 हो गया। तिर्यक गुणा कर देंगे, ये हो गया 3 3 का 9, 4 गुना 8, 9/8 गुणे जी एन डब्ल्यू बराबर 1 हो गया। तो यहाँ से लिखेंगे जी एन डब्ल्यू बराबर 8/9। यह हमारा आंसर हो गया। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 8/9 होगा। इस तरीके से हम इस फार्मूले पर हम न्यूमेरिकल सवाल आसानी से लगा सकते हैं। तो हमने देखा कि कोई भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम या दूसरे माध्यम से तीसरे माध्यम में जाती है तो उसके अपवर्तनांक के लिए हमने सूत्र आसानी से लिखा और प्रश्न के अनुसार हमारे क्वेश्चन में जो दिया हुआ उसको हमने मान को रखा और हमें जो निकालना था वो रिजल्ट आसानी से हमारा आ गया। अब हम डिस्कस करेंगे क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। अब हम डिस्कस करेंगे क्रांतिक कोण के बारे में। क्रांतिक कोण क्या है, इसके लिए हम यहाँ पे फिगर बना रहे हैं। 2 फिगर यहाँ पे बनाएंगे। सपोज करिए यह कोई मीडियम है, यह आपका सघन माध्यम है। सघन माध्यम है, ये भी आपका सघन माध्यम है। ये सघन माध्यम है। सघन माध्यम में कोई भी प्रकाश की किरण, सपोज करिए यहाँ पे कोई भी प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, मान लीजिए यह ए है, बिंदु ए, यह ओ बिंदु है। तो जब कोई भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है, इधर आपका विरल माध्यम है, यह आपका है विरल माध्यम, इधर आपका विरल माध्यम है। यह आपका आपतन कोण है, आपतन कोण है। यह आपका अपवर्तन कोण है आर। ये सपोज कर लीजिए बी है। जब कोई भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो उसका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है, कुछ भाग यहाँ से किरण इधर आई और कुछ भाग परावर्तित हो जाता है। ओ सपोज कर लीजिए ये सी है, यह परावर्तित हो जाता है और उसका अधिकांश भाग अपवर्तित हो जाता है, जहाँ पे आपतन कोण आई है और अपवर्तन कोण आपका स्मॉल आर है। अब हम क्या करेंगे, इस आपतन कोण आई के मान को हम बढ़ाएंगे। जैसे जैसे हम आपतन कोण आई के मान को बढ़ाते जाते हैं, इस अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है। एक ऐसा कंडीशन आता है, एक विशेष ऐसी स्थिति आती है, आपतन कोण आई
का मान हम बढ़ाते जाते हैं तो यह अपवर्तन कोण अपने मैक्सिमम मान को प्राप्त कर लेता है। कहने का मतलब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है। तो 90 डिग्री जब हो जाता है, यहाँ से देखिए यह आपतित किरण है, आपतित किरण और यह जो है आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है वह आपतन कोण का मान हम जब बढ़ाते जाते हैं तो यह जो अपवर्तन कोण है, अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है और एक कंडीशन ऐसा आता है कि यह 90 डिग्री हो जाता है आर का मान। अर्थात किसी दिए गए विशेष आपतन कोण के लिए, विशेष आपतन कोण अर्थात आपतन कोण का मान जब 90 डिग्री हो जाता है तो यह जो आपका आई होता है यह सी, यह क्रांतिक कोण कहलाता है। अर्थात सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो वो क्रांतिक कोण कहलाता है। इस तरीके से हम क्रांतिक कोण की परिभाषा को डिफाइन कर सकते हैं। इसको लिखेंगे, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, क्रांतिक कोण की परिभाषा हम डिफाइन करेंगे क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, क्रांतिक कोण। चित्र के अनुसार हमने आपको क्लियर कर दिया। सघन माध्यम में, सघन माध्यम में बना वह, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण आई जिसके लिए विरल माध्यम में, जिसके लिए विरल माध्यम में आपतन कोण आई, जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण आ 90 अंश हो क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो तो आई जो आपका होता है वही क्रांतिक कोण कहलाता है। हमने आपको अभी बताया कि जब कोई भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण पर डिपेंड करता है। आपतन कोण का मान हम जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है। एक कंडीशन ऐसा आता है कि अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है और जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तो यही आपतन कोण आई जो होता है हमारा, यह क्रांतिक कोण कहलाता है। अब हम क्या करेंगे, माध्यम के अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में हम संबंध स्थापित करेंगे। संबंध को स्थापित करने के लिए सूत्र स्थापित करेंगे। माध्यम के अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में हम संबंध स्थापित करेंगे। तो सघन माध्यम, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक को हम लिख सकते हैं। सघन माध्यम आपका दूसरा माध्यम है 2n1, अर्थात सघन माध्यम का विरल माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक या दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक यह होगा फिगर के अनुसार
साइन आई अपॉन साइन आर। यह स्नेल के नियम से, स्नेल्स लॉ, इस तरीके से जैसा हमने फिगर आपको बनाया है, उस फिगर में जो दूसरा माध्यम है वह सघन माध्यम है, उससे आपतन कोण आपका आई है, और आर जो है आपका विरल माध्यम है, बना कोण है, जो फिगर में दिखाया गया है। दूसरा माध्यम, दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष साइन आई अपॉन साइन आर स्नेल के नियम से लिखा जा सकता है। अभी आपको बताया गया है कि यदि किसी विशेष स्थिति में आर का मान 90 डिग्री हो जाए तो यही आई जो होता है यह क्रांतिक कोण कहलाता है, सी कहलाता है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 2 से आर तथा आई का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण नंबर 2 से आर तथा आई का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर मान रखेंगे। समीकरण नंबर 1 आपका यही है, इसमें रख दे रहे हैं, तो आई के जगह पे यहाँ पे सी हो जाएगा, आई के जगह पे कैपिटल सी, और इसके जगह पे हम लिख देंगे 90 डिग्री। आर के जगह पे यह 90 डिग्री हमने मान रख दिया। तो यहां से हो गया आपका 2n1 बराबर साइन सी, साइन 90 का मान 1 हो गया। यह दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक है। इसको अगर हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक लिखे, या इसको लिखा जा सकता है 1n2 बराबर 1 बटे साइन सी। यह जो फार्मूला आया, यह माध्यम के अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण के बीच संबंध बताने वाला सूत्र है। इसके आधार पर हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन आसानी से हम लगा सकते हैं। यह क्रांतिक कोण और माध्यम के अपवर्तनांक के बीच संबंध है। अब हम डिस्कस करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या चीज होता है? अभी हम क्रांतिक कोण की परिभाषा को हमने डिफाइन किया है कि जब कोई भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो आपतन कोण आई का मान हम जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं, आपतन कोण आई का मान हम जैसे जैसे बढ़ाते जाते हैं, अपवर्तन कोण का मान बढ़ता जाता है, और वह मैक्सिमम अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है जब, तो क्रांतिक आपतन कोण आई को ही हम क्रांतिक कोण कहते हैं। लेकिन अगर क्रांतिक कोण का मान और बढ़ाते जाएं, आपतन कोण अर्थात क्रांतिक कोण का मान और बढ़ाते जाएं, तो एक कंडीशन ऐसा आता है कि जो संपूर्ण प्रकाश होता है उसी माध्यम में जो है लौट जाता है। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, जब कोई भी प्रकाश की किरण कोई भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल
माध्यम में जाती है। जब कोई भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण का मान कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता। प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता, बल्कि संपूर्ण प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। बल्कि संपूर्ण प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट आता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। जब कोई भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है और आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन नहीं होता, बल्कि संपूर्ण प्रकाश उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। इस घटना को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कौन कौन सी शर्तें हैं, ये परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कौन कौन सी शर्तें हैं? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो शर्तें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो शर्तें हैं। पहला, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की दो शर्तें हैं कि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। पहली शर्त है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक
होना चाहिए। आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन की यह पहली शर्त है। दूसरी शर्त है प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन की 2 शर्तें हैं। यह बोर्ड की परीक्षा में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला कि आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए। दूसरा, प्रकाश किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। थैंक यू।